नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी कैफे में। दोस्तों एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट 1। तो दोस्तों आज हम मध्यकालीन भारत के एनसीईआरटी के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहां पर आपको सल्तनत काल के बारे में कुछ विशेष जानकारियां आपको मैं देने जा रहा हूं दोस्तों। तो आइए इन 25 क्वेश्चनों के माध्यम से दोस्तों हम सल्तनत काल के बारे में कुछ नई जानकारियां एकत्रित करेंगे, जो कि हमारी आगामी परीक्षा में हमें मदद देंगी। तो दोस्तों आइए हम अपना पहला प्रश्न चालू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वह कथन है कि यह एक तुर्क गुलाम था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि सल्तनत काल का जो प्रारंभ हुआ है वह गुलाम वंश के साथ हुआ है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक शासक है जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो दोस्तों उसी ने गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना की थी। तो हमारा दूसरा जो कथन है दोस्तों, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों आपको पता है कि उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था। गुलाम वंश की प्रथम राजधानी दोस्तों लाहौर थी। बाद में दिल्ली में ये राजधानी इल्तुतमिश लेकर आया। दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन है कि उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा, जिसमें पहले युद्ध में वह पराजित हुआ तथा दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को उसने बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया और धीरे से यहां पर मुस्लिम शासन का प्रादुर्भाव भारत में हुआ। तो दोस्तों इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों आप हमारे आंसर एकदम सामने है। इसका आंसर दोस्तों होना चाहिए कि कथन 2, केवल 2 इसका आंसर होगा, अर्थात दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में राजधानी नहीं थी। दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश के शासनकाल में आई। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई। ऑप्शन ए है उसके एक विश्वासपात्र कुलीन ने उसे छुरा मारकर हत्या कर दी। कुछ ऑप्शन बी है पंजाब पर अधिकार करने हेतु उसने गजनी के शासक यलदोज से युद्ध किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा ऑप्शन है कलिंजर के किले में घेरा डालते समय उसे चोट लगी या उसकी मृत्यु हो गई। और हमारा चौथा ऑप्शन है दोस्तों चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, चौगान खेलते समय उसे घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु दोस्तों 1210 ईस्वी में हो गई। 1210 ईस्वी में दोस्तों बाद में आराम शाह इसका उत्तराधिकारी होगा। महज 4 महीने बाद इसे गद्दी से उतारकर इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में शासक बन बैठेगा। दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। बाद में मोहम्मद गौरी के कहने पर उसे दास्ता से आजाद कर दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों एक और फैक्ट आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि चौगान अर्थात जो पोलो खेल है इसका जो जन्म है वो भारत को ही माना जाता है। अर्थात पोलो की जो खोज हुई या पोलो सर्वप्रथम कहां पहली बार खेला गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों सबसे पहली बात गुलाम वंश की, जिसे हम मामलुक वंश भी बोलते हैं। तो दोस्तों गुलाम वंश का जो कि संस्थापक के रूप में हम जानेंगे तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो कि 1290 तक यह गुलाम वंश लगातार शासन करता रहा। दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, अर्थात उस सत्ता को पूर्ण रूपेण स्थापित करने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो दोस्तों उसका नाम इल्तुतमिश होगा। लेकिन अगर गुलाम वंश के प्रारंभिक संस्थापक की बात करें तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कथन है पहला कि उसने तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान किया। दूसरा, ख्वारिज्म शाह के खतरे को टालने हेतु उसने लाहौर के लिए कूच किया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों, अर्थात ये दोनों कथन दोस्तों सही हैं कि उसने तुर्कों की भारत विजय को
स्थायित्व में प्रदान किया। मैंने आपको भी इसके पहले ही बताया कि गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है अर्थात जो स्थायित्व प्रदान करने वाला व्यक्ति है वह इल्तुतमिश है, और यही वो व्यक्ति है जिसने अपने शासनकाल में लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया। अर्थात सल्तनत काल अर्थात दिल्ली सल्तनत को हम जिस रूप में जानते हैं, जिसके कारण इस समय का नाम सल्तनत काल पड़ा, इतिहासकारों ने इसका नाम सल्तनत काल दिया, दिल्ली की राजधानी होने के कारण, उसका मूल संदर्भ इल्तुतमिश था। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ख्वारिज्म साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, ख्वारिज्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। दूसरा है, 1220 ईस्वी में मंगोलों ने इसे नष्ट कर दिया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, हमारे ये दोनों जो कथन हैं, दोनों कथन ये सत्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण की? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है यल्दौज, ऑप्शन सी इवाज और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो दोस्तों आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि यहां पर आपको गयासुद्दीन शब्द से आप तुगलक वंश की ओर बढ़े। तो दोस्तों बिल्कुल यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों जब इल्तुतमिश अपने शासनकाल में पश्चिमी इलाकों पर ध्यान दे रहा था, तो दोस्तों इसी समय बंगाल और बिहार में इवाज नाम का एक व्यक्ति है जो कि पूरी तरीके से सल्तनत काल में अपनी सत्ता बंगाल और बिहार में बनाने की फिराक में बैठा हुआ है। और जैसे ही वो पश्चिमी इलाकों पर इल्तुतमिश अपना ध्यान लगाता है, ठीक उसी समय यह सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण करके अपनी आजादी का ऐलान करता है। तो दोस्तों इस व्यक्ति का नाम है ऑप्शन सी इवाज। वह व्यक्ति है जो सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण करता है, किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है दोस्तों? तो हम सबसे पहले अपना कथन देखते हैं। तो कथन 1 है, रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अमीरों और उलेमाओं ने इल्तुतमिश का साथ दिया। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है कि रजिया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि इल्तुतमिश का जो वास्तविक उत्तराधिकारी जो थी वो रजिया सुल्तान थी, प्रथम महिला शासक के रूप में इसे जाना जाता है। दोस्तों 1236 से लेकर 1240 तक यह बड़ी ही वीरता के साथ लोगों के विरोध को सहते हुए इसने शासन किया। प्रथम महिला शासक के रूप में हम रजिया सुल्तान को ही जानते हैं। और दोस्तों अगर ये बात दूसरे कथन पर हम देखें कि रजिया के शासनकाल में राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष नहीं हुआ, तो बिल्कुल गलत है। लगातार कई तुर्कों के द्वारा इसका विरोध किया गया। दोस्तों तो इसका आंसर अपन देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा केवल 2। अगर हमें असत्य कथन छांटना था दोस्तों इसमें से, तो वो असत्य कथन कौन सा है कि राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच में संघर्ष कभी नहीं हुआ। बिल्कुल गलत है। तुर्क सरदारों ने ही 4 वर्ष तक लगातार रजिया का विरोध किया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, चहालगानी अर्थात चालीसा कौन थे? तो दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, ये एक व्यवस्था थी तुर्कान चहालगानी के नाम से जिसे जाना जाता है। और दोस्तों इस व्यवस्था को इल्तुतमिश ने संचालित किया था सबसे पहले। तो दोस्तों ये जो तुर्कान चहालगानी है 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था, जिसके द्वारा इल्तुतमिश और बाद में अन्य तुर्क शासकों ने भी इसी तुर्कान चहालगानी व्यवस्था के द्वारा अपनी शासन व्यवस्थाओं को संचालित किया। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने है कि पहला ऑप्शन है उलेमा, तुर्क अमीर, तुर्क सरदार और रजिया के वफादार सैनिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तुर्क सरदार। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां, दोस्तों ये कहां का निवासी था? सबसे महत्वपूर्ण बात, तो दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि रजिया 1236 से 1240 के अपने शासनकाल के दौरान इसका याकूत खान के साथ एक काफी संबंध रहा है। कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि इसका उसके साथ प्रेम प्रसंग था। तो दोस्तों याकूत खान था कौन? तो याकूत खान रजिया के शासनकाल में अमीर ए आखुर के पद पर था। तो दोस्तों ये क्या है अमीर ए आखुर? तो अमीर ए आखुर का ये जो पद है दोस्तों अश्वशाला का प्रधान कहलाता था। अर्थात अमीर ए आखुर कौन था? याकूत खान। तो दोस्तों एक और फैक्ट हमारे साथ यहाँ पे मिल रहा है।
और रजिया का विश्वास पात्र था ये। तो दोस्तों सबसे जो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये कहां कहां निवासी था। दोस्तों हमारा ऑप्शन है यहां पर ईरान, मिस्र, अबिसीनिया और मंगोल। तो दोस्तों दैट इज ए राइट आंसर, अबिसीनिया। ये याकूत खां अबिसीनिया का निवासी था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी। दोस्तों अपन पहले भी बात कर चुके हैं, अपने तीसरे क्वेश्चन में हमने ये बात कही थी। एक बार फिर क्वेश्चन हमारे सामने है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो इल्तुतमिश का शासनकाल पूछ रहा है दोस्तों। अगर यही कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल पूछा जाता तो दोस्तों राजधानी होती लाहौर, लेकिन यहां पर आंसर दिल्ली होगा। तो ऑप्शन हमारे पास भटिंडा, बदायूं, लाहौर और दिल्ली है। लाहौर कंफ्यूज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों यहां पर हमें सही उत्तर चुनना है और ऑप्शन है डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? एक बार पुनः वही परिवर्तित क्वेश्चन। और दोस्तों अभी हमने इस बात पे फिर से चर्चा की, तो सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलूग खां के नाम से जाना जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। उलूग खां के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो दोस्तों उसका नाम था बलबन। बलबन नाम का एक शासक है जो कि गुलाम वंश का शासक रहेगा दोस्तों, और इसे ही उलूग खां के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 1249 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद नाम का एक शासक है जो कि गुलाम वंश का शासक है, और इसी के द्वारा बलबन को उलूग खां की उपाधि दी जाती है, क्योंकि इस समय पर यह तुर्कान चहलगानी का एक हिस्सा रहेगा। और बाद में इसने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से किया, और बाद में नासरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटाकर यह स्वयं बाद में शासक बनेगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में हमारे सामने आएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है? उलूग खां के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बलबन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रजिया बेगम को गद्दी से हटाने में सर्वाधिक योगदान था। अभी हम लोग बात कर चुके हैं दोस्तों कि रजिया का जो सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया दोस्तों, तो वो किया है तुर्क अमीरों ने। तो तुर्क अमीरों के द्वारा सबसे ज्यादा इनका विरोध किया गया। तो दोस्तों कुछ तुर्क अमीरों का नाम आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खां, अयाज खां आदि ये तुर्क सरदार थे जिन्होंने इसका विरोध किया। तुर्क सरदारों में एक विशेष नाम अल्तुनिया का भी हमारे सामने आता है। बाद में रजिया सुल्तान अल्तुनिया से विवाह भी करती है। तो दोस्तों ये तुर्क ही थे जिसे जो कि रजिया बेगम को गद्दी से हटाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुर्कों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है, बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो दोस्तों अब हम फिर एक बार आ गए हैं बलबन की ओर। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि बलबन एक प्रसिद्ध शासक था। तो दोस्तों कथनों पर पहले विचार करते हैं। कथन नंबर 1 है कि यह ईरानी अफरासियाब का वंशज था। कथन नंबर 2 की बात अगर हम करेंगे तो कथन नंबर 2 है, इसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसने लौह और रक्त की नीति अपनाकर शासन को अपने हाथों में केंद्रित किया। कथन 3 है, वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोलों से सुरक्षित करने में सफल रहा। तो दोस्तों हमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केवल 3, जो 3 था, अर्थात वह मंगोलों से सुरक्षित करने में सफल रहा, बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों मंगोल लगातार भारत पर आक्रमण करते रहे और बाद में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसे बाद में जीत भी मिली, जिसमें तैमूर का आक्रमण भारत में होगा और यही तैमूर बाद में सैयद वंश की स्थापना का मूल कारण बनेगा। तो दोस्तों इस कथन में से ऑप्शन 3 अर्थात कथन 3 सही नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करेंगे तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कराया?
तो दोस्तों जैसे ही अभी हमने उलूग खां की बात की थी तो मैंने वहां पे आपसे चर्चा की थी कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया था दोस्तों, नासरुद्दीन महमूद जो कि एक शासक था, इसके साथ इसने अपनी पुत्री का विवाह कराया था और बाद में इसी नासरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटाकर खुद शासक बन बैठा। दोस्तों नासरुद्दीन महमूद के बारे में आपको मैं एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा। नासरुद्दीन महमूद वह एकमात्र शासक है जो कि टोपियों को सिलकर अपने शासन का अर्थात अपना स्वयं का खर्चा निकालता था। एकमात्र शासक है टोपी सिलकर अपने शासन का खर्चा निकालने वाला शासक है नासरुद्दीन महमूद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है नासरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, सजदा और पेबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने आरंभ की? दोस्तों फिर एक बार हमारे सामने दो महत्वपूर्ण फैक्ट आए हैं। तो सजदा और पेबोस ये मुस्लिमों के द्वारा किया जाने वाला एक अदब था जिसको बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया। दोस्तों बलबन ने एक और प्रसिद्ध रस्म प्रारंभ की थी जो कि नौरोज के नाम से जानी जाती है। नौरोज नामक यह त्योहार पारसी धर्म से संबंधित है और पारसियों का यह त्योहार बलबन के शासनकाल में अर्थात बलबन ने लागू किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बलबन। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दीवान ए अर्ज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दीवान ए अर्ज की बात करें तो दीवान ए अर्ज दोस्तों सल्तनत काल में सैन्य विभाग से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत में किस शासन ने खून और फौलाद की नीति अपनाई? तो दोस्तों थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि दिल्ली सल्तनत में बलबन वो शासक था जिसने लौह और रक्त की नीति यानी खून और फौलाद की नीति अपनाई और बाद में इसी नीति के अनुसार इसने अपनी शासन और सत्ता को एक नए चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बलबन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ मध्यकालीन राज्य हैं दोस्तों जिनका वर्तमान नाम आज है। तो दोस्तों आइए हम इन्हें सुमेलित कर कर देखते हैं कि इनका प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान नाम दोस्तों क्या है। तो पहला है तिरहुत अर्थात वर्तमान नाम उत्तरी बंगाल, राधा वर्तमान नाम दक्षिण बंगाल, जाजनगर वर्तमान नाम उड़ीसा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तीनों। तो दोस्तों तिरहुत यानी उत्तरी बंगाल, राधा यानी दक्षिण बंगाल और जाजनगर यानी उड़ीसा, ये तीनों प्राचीन नाम हैं इन क्षेत्रों के दोस्तों। तो ये तीनों सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की अब हम बात करेंगे दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इल्बरी तुर्क कौन थे? तो दोस्तों अभी अभी हमारी बात हुई है, जैसा कि हमारे सामने ऑप्शन में है, ऑप्शन ए मामलुक तुर्क, ऑप्शन बी गुलाम तुर्क, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो दोस्तों मैंने अभी अभी आपसे चर्चा की थी कि गुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी कहा जाता है दोस्तों। तो यहां पर अपने आप मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों अपना उत्तर यहां पे हमारे सामने आ गया, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम अपने उत्तर की ओर चलें। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों अर्थात मामलुक तुर्क और गुलाम तुर्क दोनों क्या कहलाते थे? इल्बरी तुर्क। इल्बरी दरअसल इनके वंश का नाम है, इल्बरी वंश से संबंधित थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की अब हम बात करें, तो बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहां का सूबेदार नियुक्त किया? तो दोस्तों बलबन का एक पुत्र था बुगरा खां जो कि शासक नहीं बन पाया था दोस्तों। बाद में इसका पुत्र कैकुबाद वो शासक बनेगा, लेकिन बुगरा खां शासक नहीं बन पाया था। तो बलबन का जो पुत्र है बुगरा खां वो कहां का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बंगाल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कथन है इन्होंने एक सशक्त राजतंत्र की स्थापना की। दूसरा कथन है मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया। कथन तीसरा है दोआब पर शासन करते हुए पूर्वी राजस्थान पर नियंत्रण किया। और चौथा कथन है बिहार और बंगाल इनके नियंत्रण में रहे। तो दोस्तों इन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों हमें ये असत्य कथन इन चारों कथनों में से ढूंढना है। तो दोस्तों वो असत्य कथन है कि बिहार और बंगाल में इनका नियंत्रण रहा।
बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। मैंने आपको बताया है कि इवाज नाम का एक व्यक्ति इल्तुतमिश के शासनकाल में जैसे ही ये पश्चिम की ओर अपने शासन को बढ़ाने के लिए बढ़ते हैं, वहां पर वो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गयासुद्दीन की पदवी धारण कर लेता है। तो दोस्तों बंगाल और बिहार जो है इनके नियंत्रण में नहीं रहा, बाद में मुगल सल्तनत में ये चीजें नियंत्रण में आएंगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो दो कथन है हमारे सामने, एक कथन और कारण। अब इस कथन और कारण को पढ़ते हुए हमें यह सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों सबसे पहले कथन की ओर ध्यान दें। तो कथन है कि अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी 1296, जबकि खिलजी वंश का वास्तव में खिलजी वंश की अगर हम पूरे समय की बात करें तो दोस्तों 1290 से लेके 1320 तक का जो समय है वो खिलजी वंश का शासन है। लेकिन सबसे ज्यादा समय तक अगर किसी शासक की बात करें तो 1296 से लेकर 1316 तक ज्यादा समय तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। और दोस्तों इसी ने वरीद ए मुमालिक, दोस्तों ये बिल्कुल शब्द याद रखना है। आपको मेरा फैक्ट बताने का कारण केवल यही है कि मात्र 25 क्वेश्चनों से हम लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहां पर हम इन फैक्ट को बताकर, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आपके सामने आ सकते हैं कि गुप्तचर प्रणाली का नाम क्या था। तो दोस्तों वरीद ए मुमालिक नाम का गुप्तचर प्रणाली यानी गुप्तचर विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विकसित किया गया दोस्तों। और ये कथन बिल्कुल सही है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो दोस्तों कारण उसमें लिखा है कि उसने अमीरों के उत्सवों एवं भोजन पर भी रोक लगा दी थी। तो दोस्तों अब हमें इन कथन और कारणों को मिलाकर देखना है, क्या ए आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, या ए या आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, या ए सत्य है परंतु आर असत्य है, या ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो दोनों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों ये हमारे मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हमें बिल्कुल कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। पहले कथन के बारे में हमें पता है कि कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी वंश का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। अमीर खुसरो के द्वारा इसे विश्व का विजेता, जनता का चरवाहा तथा युग विजेता जैसी पदवियों से नवाजा गया है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि विश्व का विजेता, जनता का चरवाहा और युग विजेता किस शासक को कहा जाता है। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी वह शासक है जिसे ये पदवी दी गई है। और ये अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासक था दोनों, तो 1296 से 1316 तक। तो दोस्तों आइए उत्तर देखते हैं हम अपने 23वें प्रश्न का। तो दोस्तों उसका उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं। किंतु दोस्तों गुप्तचर प्रणाली से कारण का कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर यहीं पर गुप्तचर प्रणाली के बारे में अगर कोई बात कारण में लिखी हुई होती या उसकी व्यवस्थाओं के बारे में कोई बात लिखी होती तो यहां पर हमारा कथन ए सही होता, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। लेकिन यहां पर कथन हमारे दोनों सही है, लेकिन यहां पर व्याख्या की स्थिति नहीं आ रही है। दोनों अलग अलग अलाउद्दीन खिलजी के कार्य हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें दोस्तों, अलाउद्दीन के किस कृपा पात्र ने तुगलक राजवंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों तुगलक राजवंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने, अर्थात गाजी मलिक नाम का एक व्यक्ति है जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासन करेगा। 1320 में यह व्यक्ति तुगलक वंश की स्थापना करेगा। बाद में 1325 में इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि कई श्रेष्ठ सल्तनत काल के सुल्तानों में जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों आपको और कुछ चीजें बताऊंगा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि गयासुद्दीन तुगलक और प्रसिद्ध चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया समकालीन थे। निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के आपसी मतभेद के कारण एक प्रसिद्ध कोटेशन है जो कि निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोलते हैं कि हुनुज दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों ये कथन भी गयासुद्दीन तुगलक के लिए ही
निजामुद्दीन औलिया के द्वारा बताया गया। निजामुद्दीन औलिया की मजार दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन का जो स्टेशन है वो इन्हीं के प्रसिद्ध चिश्ती संत के नाम पर बनाया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारे 24 का आंसर है गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक राजवंश कब से कब तक शासन किया दोस्तों? तो 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? अभी मैं पहले भी आपको चर्चा कर चुका हूं कि तैमूर कौन थे दोस्तों। तो ये तैमूर था मध्य एशिया के मंगोल सेना का सेनानायक। तो दोस्तों 1398 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों। और इस समय दोस्तों नासरुद्दीन महमूद जो कि तुगलक वंश का शासक है दोस्तों, ये यहां पर इस समय पर राज्य कर रहा है। लेकिन चूंकि फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकारी थे वो अत्यंत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, जिस कारण तैमूर को अपने इस आक्रमण में विजय प्राप्त हुई। बाद में यही तैमूर खिजर खां को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए अर्थात संपूर्ण शासन सत्ता खिजर खां को देते हुए बाद में ये भारत से वापस चला जाएगा। और बाद में यही खिजर खां 1414 में सैयद वंश की नींव डालेगा और यही सैयद वंश 1451 तक भारत पर राज करेगा। तो दोस्तों हमें इन सारे फैक्टों को एक साथ याद रखना है। तो तैमूर पर जब भारत पर आक्रमण हुआ तो दोस्तों अपना उत्तर एकदम क्लियर है कि उस समय वंश था तुगलक वंश। तो दोस्तों नासरुद्दीन महमूद शब्द पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नासरुद्दीन महमूद तुगलक वंश में भी है और नासरुद्दीन महमूद हमें गुलाम वंश में भी मिल चुका है। तो दोस्तों कभी कभी यहां पर नाम पे कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। नासरुद्दीन महमूद नाम का एक शासक था, यहां पर केवल वंश पूछा गया है। मैंने आपको अलग से एक जानकारी दे दी है, हो सकता है कभी आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आ जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये 25 एनसीईआरटी के एमसीक्यू समाप्त होते हैं। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अंकित सिंह बघेल एक बार आपका फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना। प्लीज अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और हमारे जो विद्यार्थी हैं जो आगामी अध्यापक संवर्ग की परीक्षाएं देने वाले हैं, इतिहास विषय लेकर पढ़ रहे हैं या फिर आगामी मध्य प्रदेश पीएससी और अन्य राज्यों की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आगामी परीक्षा में सफल होने के लिए मदद मिल सके। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।